पढ़ाती हैं। प्रोफेसर गैब्रिएला को सन 2007 में गोल्डन डोजन पुरस्कार से न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। ये 2008 से हर साल की गर्मियों में हिंदी और उर्दू भाषा अध्यापकों के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्टार टॉक प्रशिक्षण कार्यक्रम की एकेडमिक डायरेक्टर भी हैं। 120 से ज्यादा अध्यापक उस कार्यक्रम में प्रशिक्षित हुए हैं, जो स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी स्कूलों या सरकारी संस्थानों में पढ़ाते हैं। और उनमें से कई अध्यापकों ने अपने इलाके में बच्चों के लिए नए हिंदी कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये एक टास्क फोर्स की सदस्य भी हैं। साथ ही गैब्रिएला जी साउथ एशियन लैंग्वेज डाटाबेस प्रोजेक्ट की अध्यक्षा भी हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ लेस कॉमनली टॉट लैंग्वेजेस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सदस्य भी हैं। इनका शोध प्रबंध लिंग और भाषा की सामाजिक धारणा के क्षेत्र में है। इसके अलावा इनका शोध विदेशी भाषा अध्यापन के क्षेत्र में प्रकाशित हो चुका है। सन 2010 में बल्गेरिया में गैब्रिएला जी की भारत के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक है भारत, आवाजें और रंग। गैब्रिएला जी ने बल्गेरियन भाषा में यशपाल, मुक्तिबिद, कमलेश्वर, अमृता प्रीतम और मंगलेश दबराल की रचनाओं का अनुवाद किया है और अब हिंदी में बल्गेरियन कवित्रियों के कविता संग्रह पर काम कर रही हैं। प्रोफेसर गैब्रिएला को 2017 में हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जॉर्ज गिरसन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन दिनों प्रोफेसर गैब्रिएला ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े व्याख्यानों की विशेषज्ञ के रूप में उभर रही हैं। प्रोफेसर गैब्रिएला अभी हमारे साथ बल्गेरिया से जुड़ी हुई है, जहां पे आई थिंक कभी सुबह के 8:15 होगा, और उनके साथ भव्या सिंह जी जुड़ी हैं कैलिफोर्निया से, जहां पे करीबन 10:15 या 10:30 बजे होंगे। आप सबको मैं यहाँ पे हमारे वर्चुअल जेएनयू में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद गैब्रिएला जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस कार्यशाला को बुलाने के लिए, निमंत्रित करने के लिए, और प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी को, प्रोफेसर आइनुल हसन जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें आशीर्वाद देने के लिए। हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कितना मतलब उसी तरह आप समझेंगे या नहीं, क्योंकि ये जो विषय है वो थोड़ा सा नया है और उसके बारे में हमने हिंदी में काफी नहीं पढ़ा है। तो आप जरूर माफ कीजिएगा कि हम थोड़ी सी गलतियां भी करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। हमारा जो उद्देश्य है इस प्रस्तुति के वो है कि हम एक साथ बात करें अलग अलग माइंड मैपिंग के टूल्स के बारे में। आम तौर पे माइंड मैपिंग का क्या आधार है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए। हम दो मुख्य उद्देश्य लगा दिए हैं हमने। एक है कि ऑनलाइन शिक्षण के दो सिद्धांतों को पहचानना और प्रयोग में लाना, यह उद्देश्य नंबर 1, और सार्थक संवाद के उद्देश्य से माइंड मैपिंग को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है कि हम आप सब लोगों को समझाएं। हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं, जैसे प्रवक्ताओं ने कहा है कि आजकल 21वीं सदी में बदलाव आ रहा है, वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, वो व्यवसाय से संबंधित है, लेकिन सबसे मुख्य परिवर्तन वो है संचार माध्यमों में कि उनका विस्तार, उनका जो प्रभाव है वो सबसे बड़ा है, और इसीलिए लोगों के बीच का संवाद अलग और ज्यादा जोर से होने लगा है। इसलिए हमने सोचा कि उसका क्या मतलब है,
हमारे शिक्षण के लिए, क्योंकि हर एक जो यूनिट है, हर एक जो मटेरियल है, सामग्री के रूप में समझिए, ऑफिस के टीम के रूप में समझिए, उनका प्रोडक्ट का मतलब समझिए, उसमें जो जिंदगी है वो नेट पे ज्यादा लंबे समय के लिए जिंदा है। इसके बाद और क्या है कि हम हर एक दुनिया का के कोने से बात कर सकते हैं आसानी से। जैसे देख लीजिए कि हमने कहाँ अपना घर बनाया है पैंडेमिक के लिए के दौरान, और आप लोग कहाँ हैं, और भव्य वो कैलिफोर्निया में है। तो उसी तरह हम इन माध्यमों के द्वारा हम काफी संबंधित हैं। इसके अलावा कंप्यूटरों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, और जो जो हमारा संवाद है वो सीधा नहीं है, उसमें अलग-अलग सांचे हैं, उसमें अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं जिनको हमें समझने हैं। तो उसी तरह जब हम अपने विद्यार्थियों के साथ बात करते हैं, जब उनको एक्टिविटीज देते हैं, दिलाते हैं, हमें ये सारे जो नए-नए क्षेत्र हैं, हमारी दुनिया में जो परिवर्तन होने लगे हैं, तो उनको समझने के बाद ही हमें सोचना पड़ता है कि शिक्षा में हमें क्या लाना है, शिक्षा की क्या नई ज़रूरतें हैं। तो हमने सोचा कि ये जो परिवर्तन है, उसकी ज़रूरतें हैं कि हम क्रिएटिव और विजनरी बन जाएँ, कि हम विद्यार्थियों को ज़्यादा प्रोत्साह हमें दिलाने चाहिए, और कि हमें उनको समझाना है और हमें उनको दिखाना है कि दुनिया कितना कितना कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हम जब विद्यार्थियों की योग्यताओं के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उनकी उनकी ज्ञान के बारे में नहीं, लेकिन योग्यताओं के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि नई नई योग्यताएं हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है रचनात्मकता, नवीनता और लचीली सोच। इसके साथ काम के दौरान सीखना, तकनीकी जानकारी प्राप्त करना, नई इंटरपर्सनल मतलब कि व्यक्ति के बीच, और इंट्रापर्सनल मतलब कि अपने आप में जो हम सोचते हैं, अपने आप में जो हम समझते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। सांस्कृतिक बहुभाषी योग्यताएं हैं, आलोचनात्मक सोच, उसको भी बढ़ाना चाहिए, और साथ सहकार्य, साथ काम करना, ये भी एक जरूरी क्षमता बन गई है। माइंड मैपिंग इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे ख्याल से, क्योंकि वो एक नया टूल है, वो एक नई पद्धति है, जिसके द्वारा दोनों अध्यापकों और विद्यार्थियों को एक रास्ता दिया जाता है, जिसके द्वारा वे देख सकते हैं, वे प्रस्तुत कर सकते हैं, वे वैसे ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी सामग्री और अपना ज्ञान, और उसी तरह योजना बनाने में वो बहुत उपयोगी टूल है। इसके अलावा ये जो औजार, ये जो टूल है, वो इसलिए आजकल उभर रहा है क्योंकि एक फिलोसॉफिकल थ्योरी का आईना बन गया है, और वो है कि हम सीखते समय हम अपना जो अनुभव है, अपनी जो अनुभूति है, अपना जो दृष्टिकोण है, हम इसको कंसेप्चुअलाइज करते रहते हैं। तो कंसेप्चुअलाइज करते रहने के साथ ही अगर हमारे पास एक टूल हो, तो ये तब ज्यादा आसान से किया जा सकता है, और उसी तरह हम समझते हैं कि ये माइंड मैपिंग एक ऐसा टूल है। और काफी शोध किया गया है, तो इंटरनेट पे और इंटरनेट लाइब्रेरीज पे आपको काफी
अनुबंध मिल सकते हैं जिनमें कुछ टेस्टिंग भी एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं और उनका वर्णन किया गया है कि क्यों माइंड मैपिंग हमारी सोच और हमारी सीखने की योग्यताएं विस्तृत कर सकता है। और इसके साथ जो एक नई योग्यता है, नवीनता, लचीली सोच, कल्पनात्मकता, जो आजकल की दुनिया के जैसे जॉब मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि माइंड मैपिंग बहुत उपयोगी टूल है। ये एक टूल है, लेकिन इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण में हमें एक दूसरा सिद्धांत जानना चाहिए, और वो है कि जब हम ऑनलाइन के सेटिंग में है, वातावरण में है, तो हम बहुत जल्दी हम सिर्फ बच्चों को पढ़ने को देते हैं और बच्चों को देखने को देते हैं। सामग्री जो हम बनाते हैं वो पढ़ने के लिए या व्यूइंग के लिए या देखने के लिए हम तैयार करते हैं। इसके साथ हम उसको प्रस्तुत करने के लिए, इस सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए आंखों के लिए या कानों के लिए, हम इसके बाद समझते हैं कि विद्यार्थियों को इसको समझना चाहिए और जल्दी हमें दिखाना चाहिए कि उन्होंने कैसे समझा है प्रस्तुति के रूप में। सो इंटरप्रेटिव मोड जो कानों और आंखों के लिए, और इसके बाद प्रस्तुति जो प्रेजेंटेशन मोड है दिखाने के लिए कि उन्होंने कैसे समझा है। लेकिन इसके बीच जो बहुत महत्वपूर्ण स्तर है या कदम है, वो है पारस्परिक संवाद। यहाँ एक गलती है तो मैं बाद में उसको फिक्स करूंगी। तो उसी तरह इस पारस्परिक संवाद के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे बच्चों को, विद्यार्थियों को एक दूसरे से बात कराएं, ताकि बिना तनाव, बिना दबाव, वे आसानी से, वे इच्छा से, जो भी उनके मन में है, एक दूसरे से बांट ले। सो उसी तरह व्याख्यात्मक संवाद है, और जैसे मैंने कहा, और प्रस्तुतिकरण का भी एक मोड है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में वो है कि हम, जैसे आप जूम मान लीजिए कि एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बच्चों को ब्रेकआउट रूम्स में अगर भेजें, जहां एक दूसरे से बात करें प्रस्तुति के पहले, उसी तरह दबाव के बिना, वैसे ही आराम से अपनी सोच को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके साथ माइंड मैपिंग का भी अगर हम टूल दे दें विद्यार्थियों को, तो हम समझते हैं कि ये सबसे उपयोगी तरीका है। सो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि हमने कैसे साहित्य में हमने कैसे मैपिंग को इस्तेमाल किया है। जैसे हर एक कहानी के विश्लेषण के लिए हमें खास शब्दावली चाहिए, हमें खास पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें विश्लेषण के लिए हर एक कहानी एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझने के लिए, उसका आसार समझने के लिए हमें इसका विवरण, अलग अलग स्तरों के विवरण करने चाहिए। तो तब विश्लेषण के लिए हमने बच्चों को वैसे ही पारिभाषिक शब्द दिए हैं, और हमने कहा कि ठीक है, तो आप इन पारिभाषिक शब्दों को आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए एक माइंड मैप में। तो हम एक साथ एक माइंड मैप बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सिटी के मतलब किसी शहर का नक्शा के रूप में हमने बनाया है, ताकि हम देख लें कि कौन सा स्तर है सबसे महत्वपूर्ण और कौन सा उप स्तर है जिस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, और जिस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी देनी है।
ये जो माइंड मैप है, हमने उसको एक्स माइंड टूल के साथ बनाया है। इसके अलावा अम, हम जैसे कभी-कभी जब इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो तब कभी-कभी मुश्किल है बच्चों को सीधे टूल्स देना। तो हम प्री-मेड हमने क्लास से पहले एक मैप बनाया है उसी तरह विश्लेषण करने के लिए, ताकि बच्चे ग्रुप्स में ऐसे मैप पे बात करें और इसके बाद प्रस्तुति कर दें। और जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक या तो कहानी या तो उपन्यास या तो कोई किसी किसी जैसे लोक कथा को भी उसी तरह हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये एक फ्रायर डायग्राम के आधार पर बनाया है अंग्रेजी में और मिलता है इंटरनेट पे, लेकिन हमने हिंदी में उसको यहाँ डाला है। हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं miro.com और इसके बारे में हमारे शैक्षिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट भव्य सिंह कैलिफोर्निया में वो आपको दिखाएगी कि उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, जहां सहकार्यता को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि एक ही समय में बच्चे एक साथ काम करने का मौका उनको दिया जाता है। ये एक गूगल डॉक है जो भी सहकार्यता को आगे बढ़ाता है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है। हर एक ग्रुप को एक नया ब्रेकआउट रूम दिया गया है और वे एक साथ एक ही कॉलम पे, एक ही फेज पे सिर्फ एक साथ काम करते हैं। ये इंटरपर्सनल रिलेशन है, इंटरपर्सनल मोड है और हर ग्रुप के इंटरपर्सनल मोड के बाद ही प्रस्तुति का मोड आता है उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो उसी तरह ऑर्गेनाइज या तो टेबल हो या तो विजुअल कोई मैप हो, तो उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि बच्चे अपना ज्ञान और अपनी सोच उसी तरह संयोजित करें और उसको करते समय अपनी नवीनता और कल्पनात्मकता भी वे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत सा उपयोगी है लिंक, जिसमें आसानी से अलग-अलग जो मैप्स हैं, आसानी से उनको गूगल्स डॉक्स में, गूगल्स फॉर्म्स में आप डाल सकते हैं। जैसे अगर कोई खास मैप आपको अच्छा लगा, तो तब आप इस पे क्लिक करके इसको एक गूगल डॉक में ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि वे अभी तो ये नहीं चलेगा। 1 मिनट यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे ट्रांसफर हो जाता है एक गूगल डॉक पे, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ। ये बन गया, तो ये मेरा गूगल डॉक है और अभी मैं अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकती हूँ। उसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका सपोर्ट है, गूगल का पूरा सपोर्ट है। तो यहाँ हम उदाहरण लिखेंगे, इसके बाद ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ हम शीर्षक लिखेंगे आदि आदि। तो उसी तरह बच्चों के लिए बहुत आसानी से ऐसे मैपिंग अगर देंगे और उनको अगर ग्रुप्स में रखेंगे, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीका है बच्चों के लिए। और कभी-कभी वे अपने आप से अपने मैपिंग भी बनाते हैं और जब एक दूसरे को दिखाते हैं, तो उसी तरह वे ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है, कि उन्होंने क्या विश्लेषण किया है। कहानी हो
कहानी का कोई रुख हो या किसी दूसरे कॉन्सेप्ट हो, जैसे गरीबी पर हमने काफ़ी मैप्स बनाए हैं, या मान लीजिए कि हमने जाति व्यवस्था के बारे में बात की है, जैसे जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं, आदि आदि। तो उसी तरह हम ये मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सहारा देने के लिए, और बच्चों की सोच और बच्चों की तैयारी को ठीक से आधारित करने के लिए। अभी भव्य सिंह, जैसे मैंने कहा कि अभी वो कैलिफोर्निया में बैठी है और आपको Miro.com का एक मतलब वैसे ही रास्ता दिखाएगी जो हम समझते हैं कि उपयोगी है, और कि बच्चों के लिए एक कोलैबोरेटिव रूप से एक समय पे काम करने के लिए उनको अच्छा मौका देता है। भव्य। भव्य जी, आप अपना वीडियो ऑन करना चाहेंगे तो मैं जी, आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल JNU। धन्यवाद गैब्रिएला जी। मैं भव्या सिंह कैलिफोर्निया से अनिल हसन जी, राणा प्रताप सिंह जी, गंगा सहाय जी, सोनू जी और संदेशा जी को सादर सादर प्रणाम करती हूँ, और एवं सभी पार्टिसिपेंट्स को जो आज मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज मैं जो है वो आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन जो प्रस्तुत करूंगी वो Miro.com है, जैसे गैब्रिएला जी ने बताया। तो Miro क्या है? Miro सहयोगी उपकरण है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हैं। वो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका में और अब तो भारत एवं अन्य देशों में भी डिजिटल व्हाइट बोर्ड काफी प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो आमने सामने पठन पाठन के समक्ष की गई कोई भी गतिविधि हो। तो तीसरी जो चीज़ है वो है अनगिनत कैनवस। अनगिनत कैनवस को हम लोग ऐसे ले सकते हैं जैसे कि वो एक से ज़्यादा स्लाइड्स जैसे हम लोग बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, बट Miro के टर्म में उसको कैनवस कहा जाता है, क्योंकि एक बार में एक ही कैनवस पे काम कर सकते हैं उसके ऊपर, और जब स्प्लिट स्क्रीन करते हैं तब एक से ज़्यादा पे कर सकते हैं। Miro कैसे प्रयोग करें? सहकारिता, जैसे कि गैब्रिएला जी ने कहा, एक से अधिक लोग उसमें एक साथ काम कर सकते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। यहाँ सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि हम लोग सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं एक ही टाइम एक टाइम पर, और एसिंक्रोनस मतलब होता है कि कोई अभी कर रहा है, कोई बाद में कर रहा है, और जब किसी को वो डॉक्यूमेंट ओपन हो लिंक के द्वारा। अन्वेषण में इस Miro का प्रयोग किया जा सकता है, विश्लेषण में, मानचित्रण में, माइंड मैपिंग में, इन्फोग्राफिक्स बनाने में इसको काफी उपयोग किया जा सकता है। विचार मंथन में, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में, हम लोग अपने कक्षा में विद्यार्थियों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी में Miro का बहुत प्रयोग करते हैं, जिसमें सारे विद्यार्थी जो हैं वो एक से एक बढ़िया विचार सबके सामने प्रकट करते हैं, और उनके ऊपर भी विचार विमर्श होता है। अनुसंधान यानी रिसर्च में इस चीज का प्रयोग किया जा सकता है Miro का। बहुत ही बढ़िया ये उपकरण है, टूल है। इसको और ऑनलाइन सामूहिक विचार विमर्श, एक साथ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों बातचीत और डिस्कशन में प्रयोग किया जा सकता है। मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको कैसे करते हैं हम स्क्रीन शेयर करके। तो संदेशा जी, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? नहीं मैम, अभी स्क्रीन नहीं दिखा है, आपने शेयर स्क्रीन कर दिया है? पहला दिख रहा था आपको प्रेजेंटेशन वाला स्क्रीन, पहली स्लाइड हाँ दिख जी, रही थी? नहीं गैब्रिएला जी की दिखी, आपका तो अभी कुछ ऐसा स्लाइड मैंने नहीं देखा। अब दिख रहा है? हाँ जी मैम, अभी हो रहा है।
जी अच्छा, तो ये वही है जो कि पहली स्लाइड थी। यस हाँ, मैम, अभी आ रहा है। हाँ। अब देखेंगे कि ये क्या है। तो ये जो है ये miro.com का जो है वो कैनवस है ये, जहाँ पर ये इसके साइट के जितने भी टूल्स हैं वो होते हैं, जिसमें कि ये टेम्पलेट्स इसमें दिखाई देते हैं जो कि ऑनलाइन आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप एक बेसिक प्लान इसका लेते हैं तो वो 3 कैनवासेस यानी 3 कैनवासेस आपको अलाउ करता है। उसके बाद जो है वो आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है, जो कि $8 जो है वो टीम के लिए होता है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन के जो मूल्य हैं वो उसके हिसाब से बढ़ते हैं। मगर पहला जो है उसमें सिर्फ आप 3 कैनवस बना सकते हैं, और उसमें अगर आपको यदि दूसरा बनाना है तो उसको पहले वाले को आपको डिलीट करना होगा, उसके बाद ही बन सकता है। मैम एक बार तो ये कैनवस का भी जरा मीनिंग बता दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को कैनवस कैनवस। कैनवस जैसे मैंने पहले कहा कि कैनवस जो है मीरो के टर्मिनोलॉजी में, मीरो के भाषा में ये जो सफ़ेद आप देख रहे हैं, इसको कैनवस कहते हैं। मगर अगर यही सफ़ेद स्क्रीन अगर आप देखेंगे पावर पॉइंट स्लाइड पर, तो उसको हम लोग स्लाइड कहते हैं, ठीक है ना? तो मगर मीरो में उसको हम लोग कैनवस कहते हैं। बस यही एक अंतर है और कोई ज़्यादा नहीं है। तो जैसे कि अगर भाव्या, आपको भाव्या, देखें जी, जी। एक मिनट, ये मैं समझाना चाहूंगी कि अगर आप पीडीएफ बनाएंगे, मीरो का जो भी आपने मैप बनाया है उसका पीडीएफ अगर बनाएंगे, अपने कंप्यूटर पे इसको ला सकते हैं, तो तब नया मीरो बना सकते हैं, और इसमें कोई सीमा नहीं है। तो उसी तरह हम फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हैं एनवायू पे, हमने पैसा नहीं दिया है और इसको उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने कुछ मैप बनाया है, इसको पीडीएफ में लाया है कंप्यूटर पे, बस इसके बाद एक नया मैप बनाते हैं। तो उसको सेव करके अपने कंप्यूटर पे सेव कर लीजिए, उसको सिंक्रोनसली उसको हटा लीजिए, और उसके बाद दोबारा जो है आप नया बना सकते हैं। मगर 3 ही हो सकता है, एक बार में 3 ही बन सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे नीचे की तरफ 32% दिखा रहा है। अगर यहाँ से ज़ूम अगर आपको बढ़ाना है, और ये इस तरह से इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं माउस कर्सर से। भव्य ये जी, आई टेम्पलेट थिंक स्लाइड है अभी, जी। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, अभी सिर्फ आपकी पीपीटी दिख रही है जो कि पीडीएफ के फॉर्म में है। माई मीरो क्या है, शायद मुझे लग रहा है आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं, वो शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर करना होगा। अभी शायद आपने कुछ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट शेयर किया है। मुझे जो दिख रहा है वो तो अच्छा, मैं देखती हूँ जी, फिर। आपको न्यू शेयर करना होगा और स्क्रीन को क्लिक करना होगा। जी जी, स्टॉप शेयर। और जैसे जो मैंने लिंक दिखाया है प्रेजेंटेशन में, वो फ्री के लिए है। सारे जो मैपिंग है जो आसानी से गूगल फॉर्म में डाल सकते हैं, ये सारा बिल्कुल पैसे के बिना है, तो फ्री है इस्तेमाल करने के लिए। आप तैयार हैं जी, अभी भाया? दिख रहा है, अभी दिख रहा है दिख रहे भव्य हैं, जी। दिख जी जी। तो थैंक यू सोनू जी। तो ये जो है ये है, इसका कैनवस है, ये मीरो का पहला पृष्ठ है जो कि आप सब लोग देख रहे हैं। और जब हम लोग काम करते हैं एक बेसिक कैनवस के ऊपर, तो ये बाईं तरफ जो है ये टूल्स हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे लिखते हैं। इसमें जैसे कि हाँ, आप देख सकते हैं। हमने जैसे हिंदी में लिखा है यहाँ पर, और नॉर्मली है। तो आप
मीरो की सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये इस पे हिंदी जो है ये हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। आप हिंदी में इसमें लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है स्टिकी नोट्स। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज़ इस पे यहाँ पे लिखनी है तो ऐसे ही इस पे आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। ये हम लोग कॉलम्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर ये है यहाँ पर लाइंस और एरोज होती हैं जब हम लोग इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं माइंड मैपिंग में, तो ऐसे एरोज ऊपर नीचे। अगर यदि आपको अपना जो भी आपने इसमें एडिट्स किया है इसको लॉक करना है तो इस ताले से बंद कर सकते हैं, तो जो दूसरे विद्यार्थी इस कैनवस पे काम करेंगे वो उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और अब अगर उसको थोड़ी देर तक के लिए दबाएंगे तो फिर उसको खोला जा सकता है। ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर अगर आपको कमेंट लिखना है तो क्लिक करके फिर आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। ये इमोजीज भी सपोर्ट करता है। ये डिजिटल पेन है, जैसे कि पहले कहा गया कि डिजिटल पेन का इस्तेमाल प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें ये हाइलाइटिंग कलर्स हैं जिसमें आप डिफरेंट तरह तरह के जो कलर्स हैं उनका भी प्रयोग किया कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रेखांकित करने के लिए। यहाँ पे ये कस्टम लेटर्स हैं, ये हम लोग जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसर्च वर्क में हम लोगों को कहा जाता है कि एक सर्टन पैरामीटर्स दिए जाते हैं, उनको उसको हिसाब में रख के लिखते हैं, तो वहाँ पे ऐसे चीज़ों का फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ आप अपने कंप्यूटर से या URL यानी कि YouTube या इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है यहाँ पे अपने इस कैनवस के ऊपर तो डाल सकते हैं। और जैसा कि गैब्रियल जी ने बोला कि सेव्ड फाइल्स भी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी मीरो की बात ये होती है कि ये गूगल क्रोम एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है। जो लोग गूगल पे काम करते हैं वो लोग इस पे एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उनके पास ऐसे लैपटॉप या कंप्यूटर है जहाँ पर टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप लोग हिंदी या अन्य भाषाओं को गूगल क्रोम एक्सटेंशन के द्वारा डाउनलोड करके मीरो पे लिख सकते हैं। ये जो है ये और एप्लीकेशंस को अपलोड करने के लिए ये सुविधा है, जैसे कि इसमें जो हम लोग के क्लास में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है गूगल इमेज सर्च, जहाँ पे बच्चे जो हैं गूगल इमेज सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरनेट से और डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेबल और ग्राफ बनाने के लिए होता है। ये माइंड मैपिंग आप यहाँ पे ऐसे तो ये माइंड मैपिंग के लिए का वो है बटन। और अब नीचे चलते हैं। एक और है जो कि काम हो सकता है वो है ये ग्रिड। ये ग्रिड जैसे कि एक्सेल शीट पे होता है वैसे ही, मगर आप ये कॉलम्स बनाने के लिए और ये इस तरह से, तो ये जल्दी से अगर बनाना हो तो यहाँ पर ग्रिड को क्लिक करिए और फिर बना सकते हैं। तो अभी के लिए, और अगर आपको इसको डिलीट करना है इसको सिलेक्ट करिए और ये डिलीट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट डिलीट। फिर ये जो नीचे है, जैसे कि गैब्रियल जी ने पहले बताया कि सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं। मीरो के में ये है कि यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं। टीचर एज अ फैसिलिटेटर क्लास में है और बच्चों को टाइम सेट करके दे सकती है ताकि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन जब क्लास में है तो ब्रेकआउट रूम्स में इन टाइमर का प्रयोग करके अपने कार्य को एक समय की सीमा, निर्धारित सीमा के अंदर उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। ये वीडियो चैट है जहाँ पे हम लोग वीडियो चैट का उपयोग करके एक दूसरे के साथ वीडियो बातचीत कर सकते हैं।
ये नॉर्मल चैट है जो कि साइड में चलता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ लिखनी है या कोई वोकैबुलरी लिस्ट शेयर करनी है, कोई रिसर्च पेपर शेयर करना है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है, तो यहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन है। ये प्रेजेंटेशन मोड तब काम आता है जब आप अपना मीरो दूसरे ग्रुप के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये बिजनेस साइड में और प्रेजेंटेशंस में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर आप लोग प्रेजेंटेशन में मोड में लाके दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर कर सकते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको इनवाइट कर सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए। मीरो का सबसे और अच्छा ये है, यहाँ पर ये शेयर की सुविधा है। जब आप अपना मीरो जो है पूरे क्लास का किसी दूसरे क्लास के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या दूसरे यूनिवर्सिटी फैकल्टी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिंक के द्वारा उन लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। फिर दे कैन एक्सेस, दे हैव एन एक्सेस फॉर दैट टीम एक्सेस टू द बोर्ड। और यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं अब वो लोग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैन व्यू, कैन कमेंट और कैन एडिट। 3 सोर्सेज दिए जाते हैं। और भव्य जी सॉरी, आपको बस समय का थोड़ा मैं याद दिलाना चाह रही थी। थैंक यू मेरा सो हो ही गया है। हाँ, और यहाँ पे जो है वो एडिट बोर्ड सेटिंग होती है। बोर्ड सेटिंग के द्वारा आप अपने बोर्ड का नाम डाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में डाला, तो मेरा हो गया है। थैंक यू भव्या। थैंक यू गैब्रियल जी। ठीक है, तो हमने जो आपको दिखाया है वो है कि miro.com का एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि बच्चे अपने ब्रेकआउट रूम्स में काम करें आसानी से, इंडिपेंडेंट रूप से, और इसके बाद एक दूसरे को दिखा सकते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है, कि कैसे अपनी सोच, अपनी तैयारी को कैसे संयोजित किया है। जो मैंने आपको दिखाया गूगल फॉर्म्स, वो उसको भी हम फ्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कब, क्यों और कैसे इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कैसे शुरू किया है, मैंने समय से पहले, क्लास से पहले मैंने कई मैप्स बनाए थे। इससे पहले मैंने सोचा कि हम इसको ज्यादा विस्तृत कर सकते हैं, और बच्चों ने सुझाव दिया है कि हम ये और लिखें, ये दूसरी बात और लिखें या ये काट दें। इसके बाद मैंने उनको दिखाया कि ओके, यहाँ है कुछ लिंक जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अभी आप अपना माइंड मैप बनाएं। तो उसी तरह शुरू से ही अध्यापक को सोचना चाहिए कि कैसे मैप्स बनाने हैं क्लास से पहले, और कौन से मैप्स क्लास के दौरान बनाने हैं, या होमवर्क के लिए किस प्रकार के मैप्स आप बच्चों को होमवर्क के रूप में देंगे। बहुत शुक्रिया, हमारा छोटा सा ये प्रेजेंटेशन हुआ और आशा है कि कुछ न कुछ आपको सिखाने को मिल गया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। गैब्रियल जी, बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। पहले स्टार्ट में ही जैसे हमने फॉर्म शेयर किया 10 क्वेश्चन इमीडिएटली आ गए। एक प्रकाश चंद्र दास जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। प्रकाश चंद्र दास जी, आप अपना क्वेश्चन खुद पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आपके लिए पूछ लेंगे आपका क्वेश्चन। आप पूछना चाहेंगे तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है अंग्रेजी में। इन्होंने ये बोला है कि हाउ कैन वी अट्रैक्ट स्टूडेंट्स ऑन दी ऑनलाइन टीचिंग बाय मोर इफेक्टिव वेज। एक तो क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि हाउ कैन वी मेक ऑनलाइन टीचिंग मोर इजियर एंड हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज। ये प्रश्न बहुत लोगों का है कि कैसे हम आसान कर सकते हैं रिमोट एरियाज में जो बच्चे लोग ज्वाइन करना चाहें, जुड़ना चाहें हमारी ऑनलाइन टीचिंग से। तो मैम आप प्लीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू। मैम आप म्यूटेड हैं, मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें सोचना चाहिए कि उनकी दुनिया में, उनकी सोच में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं।
उनको अगर कल्पनात्मक एक्टिविटीज देते हैं जिनमें उनके टैलेंट्स दिखा सकेंगे, तो तब वे ज्यादा मोटिवेटेड होंगे. So to turn to English, the question was in English. Giving the students choice, and choice not only in terms of form, but also in terms of their maybe subtopic, is what gets them engaged. So let's say we were reading Sadgati, Premchand ki. Well, there are those students who are a little bit more inclined to perceive the world visually than others who listen to the world more. Then we give them, you can see a film after you read the story, you can listen to the narration of the story, and then you choose the focus. So in a way, giving them options, or the so-called student-centered approach, is what we try to do in order to get them motivated. The second question, the remote areas, this is something that we deal with in the United States as well. It is an issue. So that's why I was saying that not always the mind maps work for collaboration because internet is not good, but it doesn't mean that they cannot work. Even with a personal device, with a phone, and with a pencil and a paper, and then they take a picture and send it to the teacher. So it is possible to use these mind maps for organizational purposes, for cognitive development, even though we might have the challenges of internet and access to technology. And I want to add one thing more to that, since Gabriela just mentioned that the use of a pencil. So podcasts are also a new thing that are really integrated into the online teaching and learning process, and that motivates, and that could be one of the options that can be taken to the rural areas where they have hands-on to the radios. So an online podcasts that can be telecast or through the radio can also be a motivation for them to bring them, even though if they don't have the devices to access those internet. So that can also be done. And yeah. मैम, हर्षवर्धन जी का एक क्वेश्चन है. हर्षवर्धन जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न जल्दी पूछ लीजिए. हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन पांडे जी का क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ. उन्होंने ये पूछा है कि एक सेकेंड, उनका क्वेश्चन आ गया. हाँ, आपके यहाँ पे भी आजकल ऑनलाइन टीचिंग हो रही होगी. क्या शिक्षक और छात्र छात्राएं इसके लिए पहले से तैयार थे? ये हर्षवर्धन पांडे जी का क्वेश्चन है मैडम. बेसिकली आप लोग तैयार थे पहले से ऐसे ऑनलाइन टीचिंग को लेकर? मैम, यू आर म्यूटेड. हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन देखिए, हर एक को करना पड़ा ऑनलाइन टीचिंग. ये हमारी चॉइस नहीं थी, तो उसी तरह कोई तैयार नहीं था. फिर भी हमने हाइब्रिड क्लासेस भी रखे थे, तो हाइब्रिड यूनिट्स हमने डेवलप किए थे, तो थोड़ी सी तैयारी हुई पैंडेमिक से पहले. लेकिन जो हमें करना पड़ा अभी, पूरे क्लास को, पूरी सामग्री को पढ़ाने के लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं थे, और धीरे धीरे कदम ब कदम हम तैयार कर रहे हैं. इसलिए काम करते समय हम सीख रहे हैं. धन्यवाद गैब्रिएला जी. अब राहुल शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप चाहें तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राहुल शर्मा जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी, कहाँ से वेयर आर यू जॉइनिंग अस? मैम, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से हूँ, एफिलिएटेड कॉलेज से. मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने स्टार्टिंग में था कि व्हाट आर द फ्री डिफरेंट टूल्स माइंड मैपिंग के जो अवेलेबल हैं, जो इजीली हम यूज कर सकते हैं. हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज आ गई है. आपका प्रश्न हम पूछ लेते हैं.
इनका प्रश्न था मैडम कि व्हाट आर द फ्री माइंड मैपिंग टूल्स? The ones that I have put in my presentation, a link where everything starts being transferred on a Google document very easily. It's in my PowerPoint, and I will submit my PowerPoint and everyone can see these links. Okay, थैंक यू मैम. मैम यहाँ पे एक हमारे JNU के ही एक प्रोफेसर है इश्तियाक अहमद जी. इश्तियाक सर, आपको अनम्यूट किया गया, आप अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए. उनका प्रश्न एक बहुत ऐसा कोई प्रश्न है जो सब लोग पूछ रहे हैं और उन्होंने ये पूछा था, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ. इनका क्वेश्चन ये था कि जो विद्यार्थी किसी भी कारण से ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पाते, उनका समाधान कैसे करें जबकि वो क्लास करने की इच्छा रखते हैं. तो ये उनका प्रश्न था मैडम. This is a difficult, ये मुश्किल है, मुझे मालूम नहीं है कि कैसे करना है. आमतौर पे हम synchronous and asynchronous classes रखते हैं. जैसे कुछ क्लासेस वीडियो रिकॉर्डेड है, कुछ जो काम करना है हमने प्रीलोड किया है, ताकि अगर कोई समस्या हो हर बार हर क्लास के लिए ये समस्या न हो कुछ विद्यार्थियों के लिए. So the combination, the sort of the hybrid between synchronous and asynchronous, this is a way for us to मतलब कि उसी तरह हम देखते हैं कि सब बच्चों का सावधानी से उन पर ध्यान दिया जाए. जी मैम, थैंक यू मैम. क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट्स है, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी को अनम्यूट कर रही हूँ. उनका एक प्रश्न है और फिर 2-3 प्रश्न यहीं के जो लोगों ने वर्चुअली हैंड ऊपर किया है. डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन. जी मैडम, मेरा सवाल है कि क्लासरूम में जिस तरह से हम बच्चों के एक्टिविटी का पूरा निगरानी रखते हैं, उसे बातचीत संवाद करते हैं, वर्चुअल मीडिया के माध्यम से जब कैमरा ऑफ कर दिया जाए तब कैसे करेंगे उसके हैंडलिंग? ये समस्या है. मतलब हम ब्लाइंड रूप, मतलब हम नहीं देख सकते हैं बच्चों के चेहरे, जिनके अनुसार कभी-कभी हम विषय को बदलते हैं या जिसके अनुसार हम कभी एक्टिविटी को बदलते हैं, तो उसी तरह ये मुश्किल है. लेकिन अगर आपने बहुत खास टास्क दिया है बच्चों को और अगर आपने उनको समझाया है कि 15 मिनट के बाद उनको क्या करना है, नंबर 1 चेक, नंबर 2 चेक, नंबर 3 चेक. जैसे मान लीजिए हम हिंदी पढ़ाते हैं और हम बोलते हैं ठीक है, आप इस विषय पर नंबर 1 एक चरित्र के अनुसार एक पॉडकास्ट करेंगे. 15 मिनट में आपको योजना बनानी है कि कौन सी भाषा आप इस्तेमाल करेंगे. उसमें हमने कुछ दिया है, जैसे सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर दीजिए या पैसिव इस्तेमाल कर दीजिए. इसके बाद नंबर 2 3 पॉइंट्स आपके होंगे. 2 मेरी अच्छी जिंदगी के बारे में, 1 समस्याओं के बारे में. तो उसी तरह अगर उनके पास एक लिस्ट हो, एक चेक लिस्ट हो, तो उसी तरह वे कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे अगर हैं, फिर भी उनको काम करना पड़ेगा. तो उसी तरह स्पेसिफिक टास्क जब हम देते हैं तो तब बच्चों के खास प्रोडक्ट्स हम उनको समझाते हैं कि हमारी क्या प्रतीक्षा है, कि खास प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें अलग अलग विशेषताएं होनी चाहिए. तो तब बच्चे कैमरा के पीछे कैमरा के सामने काम करते हैं, तो तब ज्यादा आसान है हमारे लिए कि बच्चों को इंगेज करें. थैंक यू गैब्रिएला जी. हमारे पास 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. विद्यासागर जी हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं. विद्यासागर जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछेगा प्लीज. विद्यासागर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछेगा. 2-3 और लोग हैं. नयन चटर्जी ने भी एक बहुत सवाल पूछा है, मैं उनसे भी बात करूंगी. विद्यासागर जी का प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि उनका भी अच्छा, उन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया. बोलिए विद्यासागर जी, पूछे. मैम आप ही पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है.
मुझे पूछना है कि हम लोग जब ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट टीचर लगातार कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो इससे बहुत सारा स्ट्रेस उनको आता है कि बहुत होम असाइनमेंट करना है, लगातार उसकी तैयारी करना है टीचर्स को, तो कैसे इसे कोप अप करेंगे और इंटरैक्टिव कैसे और बना सकते हैं? क्योंकि जब हम सामने में जब होते हैं तो बात कर पाते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन में होते हैं तो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कब ऑफलाइन हो जा रहे हैं कि या कभी क्या एक्टिविटी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या कुछ एब्सेंट जब होते हैं तो उसको शेयर कैसे कर सकते हैं, ये सब आपने बता चुकी हैं कि कैसे शेयर करें, लेकिन फिर भी सभी बच्चों का भी ऑफ हो जाता है, उनका इंटरनेट या कनेक्शन ऑफ हो जाता है, उनके एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इस तरह से कुछ ना कुछ वो मिस करते रहते हैं, उनका स्ट्रेस प्रॉब्लम आते रहता है, कभी टीचर्स को, कभी स्टूडेंट को, कभी लगातार कुछ। थैंक यू जी। यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी, वो जो miro.com है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आपने यदि अपने विद्यार्थियों को उसमें जोड़ दिया है तो वो ऑफलाइन भी उस चीज को देख सकते हैं, वही वो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन का मतलब होता है। और जब उनको समय मिले तब वो जाके उसको देख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि सबको एक समय ही पे काम करना है, और ये क्लाउड बेस्ड है तो वहाँ पे उस चीज का बहुत अच्छा सदुपयोग हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि अध्यापक को भी बहुत तैयारी करनी है, ये सही बात है, लेकिन एक बार आपने किया तो दूसरी बार आपके पास कुछ तैयार है तो उसको सिर्फ आप संशोधित कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो उसी तरह हम समझते हैं कि ये जो मौका है आजकल पैंडेमिक की वजह से, वो है कि हम ऐसी सामग्री बनाएं जो भविष्य में हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसी तरह हम समझते हैं कि ये एक संभावना है, सुसंभावना है। बहुत काम है, लेकिन अगर हर एक यूनिट के बारे में अगर आप सोचेंगे कि उसमें क्या सिंक्रोनस होगा और उसमें क्या एसिंक्रोनस होगा, तो ये नंबर 1। और नंबर 2, शुरुआत से ही सर्वे अगर पूछताछ अगर करेंगे शुरुआत से ही, अगर आपको मालूम है कि कौन से बच्चों के पास समस्या है, इंटरनेट नहीं या लैपटॉप या अच्छी सी टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तो जो एसिंक्रोनस है वो बहुत मैकेनिकल रूप से किया जा सकता है और बच्चे ईमेल के द्वारा सिर्फ भी आपको भेज सकते हैं। तो उसी तरह एसिंक्रोनसिटी एक मतलब ऐसा रूप है ऑनलाइन टीचिंग में जिसके बारे में हम कम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत है कि हम एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से बात करें और क्लास के बाद खत्म। ये जो विस्तार है ऑनलाइन एनवायरनमेंट का, आप हमारे जो संवाद है बच्चों के साथ, वो क्लास के बाहर ही चलता रहता है और उसके बारे में प्लानिंग भी करनी है। और हाँ, सही बात है, हमें बहुत काम करना है, लेकिन एक साल हमने किया, इसके बाद हम तैयार हैं अगले सालों भविष्य के लिए। धन्यवाद गैब्रिएला जी। एक अगला क्वेश्चन है यूट्यूब से, ये भव्या सिंह जी को डायरेक्टेड है और ये पूछ रही है कृष्णा रानी ससिमल। उनका प्रश्न ये है, भव्या जी, प्रश्न ये है कि मीरो के जरिए हम कार्य क्या फोन पर भी कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैं ये विद्यासागर जी की बात को ही मैं कहना चाह रही थी जब गैब्रिएला जी ने बताया था। मीरो जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने फोन पर और वहां से भी किया जा सकता है, बट बशर्ते ये कि आप का बहुत अच्छा उसके ऊपर कंट्रोल हो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी उंगलियों से उसको आगे पीछे कर दिया तो जो क्लाउड में जो डॉक्यूमेंट है वो आगे पीछे हो जाता है। तो अगर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है अपनी उंगलियों पे और सेल फोन पे काम करने के लिए, तो सेल फोन पे भी किया जा सकता है, और स्टेलस का यदि उपयोग करेंगे तो और अच्छे से किया जा सकता है। मगर हाँ, मीरो का एप्लीकेशन है जो कि iOS पे अवेलेबल है। और गूगल फॉर्म्स भी
अपने फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और किसी ने पूछा था कि फ्री माइंड मैपिंग, तो उसमें गूगल का खुद का एक एप्लीकेशन एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं गूगल ड्राइंग, वो भी माइंड मैपिंग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और वो एकदम मुफ्त है। अच्छा भव्य, एक क्वेश्चन है, ये पंजाबी का क्वेश्चन है बेसिकली, और ये हरदीप कौर जी पूछ रही है, मैम पंजाबी विच लिख सकड़ी है, आई थिंक मीरो क्या कवर्स ऊपर, शी सेइंग, सो बेसिकली क्या पंजाबी को भी हम यूज कर सकते हैं मीरो में, मतलब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा? उनका प्रश्न ये है। जब मैंने बताया था कि गूगल एक्सटेंशंस को यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल इनपुट टूल्स, और गूगल इनपुट टूल्स जो है वो सारे भाषाएं, मोस्टली सभी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। उसमें पंजाबी जो स्क्रिप्ट है वो भी लिखी जा सकती है, तो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, बट यस यू कैन डू इट। मैम बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कोई टाइमर है, ऑटो टाइमर करके कुछ है, वो टाइमर के बारे में पूछ रहे हैं। एक नयन चैटर्जी ने भी पूछा था, और दूसरा एक और सवाल है जो किसी ने पूछा है, और पहले आप टाइमर का बता दीजिए। किसी ने ये पूछा है, शशि बाला सिंह जी ने, कि मीरो इज एन ऐप यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेसन प्लान्स, करेक्ट? और एक और किसी ने पूछा है कि मूडल और मीरो में क्या फर्क है मैडम? ये 2-3। So Moodle is an LMS and Miro is an application. So that is the difference. So Miro can be integrated in that LMS Moodle. So Moodle is a learning management system, and Miro is an application. So that is the distinction between these two. And I said, as mentioned earlier, that the timer is integrated as a part of one of the features of Miro. That means the teacher as a facilitator can turn on the timer when she is giving time to the the students. तो वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो लोग उस टाइमर का प्रयोग करके अपने कार्य को समय के अंदर कर सकते हैं, और ये चीज मैंने उस समय बताई थी। और तीसरा कौन सा प्रश्न था संदेशा जी? कि पाठ बनाने के लिए मीरो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, गैब्रिएला जी ने दिखाया भी था। गैब्रिएला मैम, लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं ये बनाने का? अनफॉर्चुनेटली समय कम होने की वजह से हम ये लाइव अभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम काफी लेट हो चुके हैं। बट एक और क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप, क्या दोनों में अंतर है? और अंतर है तो क्या अंतर है कॉन्सेप्ट माइंड मैप में, दोनों में? माइंड मैप थोड़ा सा ज्यादा बड़ा शब्द है, और कॉन्सेप्ट मैप थोड़ा सा नैरो मीनिंग उसका है। एक ही मतलब it's one and the same type of cognitive engagement. Concept map is a little bit more focused, and mind map can be used for larger projects. So concept map, in terms of how they can look very similar, or they can look very different, but the concept is where there is more focus, and it's about the substructures more, whereas the mind map, it's about the connections and about figuring out the structure, but they are overlapping. It's I think nowadays they are used पर्यायवाची शब्द के रूप में दोनों का इस्तेमाल होता है। मैम एक क्वेश्चन है जो मैं बस पूछना चाहूंगी। डॉक्टर चंद्र मोहन जी पूछ रहे हैं, can we use Miro on mobile, and can we give all geographical informations by creating a map on Miro? ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए भी क्या कोई मैप बना सकते हैं मीरो में, ये पूछा जा रहा है। There are so many maps by Google and by other publishing venues that, I mean, I'm surprised. मालूम नहीं है कि उसको अगर बच्चों को देखना मूल्यांकन के रूप में अगर उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जरूर, लेकिन अध्यापक को करना मुझे मालूम नहीं कि कितना उपयोगी है, क्योंकि बहुत है तो हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे there are these blank maps जो बच्चों को फिल इन करना है, तो उसी तरह थोड़ा सा मीरो का या दूसरा जो टूल है इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लाइंड मैप्स। लेकिन ब्लैंक मैप्स,
लेकिन क्योंकि काफी गूगल के आधार पर किया गया है जो असली नक्शे हैं, तो उसी तरह मुझे मालूम नहीं है कि कितना उपयोगी है। जी मैम, धन्यवाद मैम। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और पर हमारे पास समय बहुत कम है और आप लोग हमने सुबह से काफी बिजी रखा है, तो आपका बहुत समय भी लिया है। मैम एक लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया था, तो मैं किसी ना किसी का एक का तो हाथ जो वर्चुअल हैंड है उनको पूछती हूँ। आशा शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। डॉक्टर आशा शर्मा, आप अपना सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। और उन्होंने हाथ ऊपर किया था, और अगर वो नहीं आएंगे, अच्छा आ गई हैं। हाँ बताइए डॉक्टर आशा शर्मा, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ एक्चुअली ये क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं जानना चाह रही थी कि हम कैसे स्टार्ट करें और कितने स्टूडेंट्स को एक टाइम में हम पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि हम उनको देख नहीं सकते, तो जब हम उनको देख नहीं सकते तो उनके क्वेश्चंस या उनके रिएक्शंस कैसे ले सकते हैं? आशा शर्मा जी, एक सेकेंड, आप कह रही हो कि आप पहली बार अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पढ़ाते हैं मैडम? आशा शर्मा जी, मैं आपको